हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए हम लोग 15 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो आपका एक अवतार क्या होता है, क्वेश्चन बैंक है, उसी का सभी प्रश्न मैंने लिया है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यदि आपने इन 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया तो लॉन्ग और शॉर्ट सभी प्रश्न इसी 15 क्वेश्चन से फंस जाएंगे। 100% है। पूरी किताब का निचोड़ मैंने लाया है। इस पूरे किताब का ये मोस्ट वांटेड प्रश्न है। लगातार 3 से 4 साल में पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और सामाजिक विज्ञान में 95% स्कोर करना है इन 15 प्रश्न से ही। ठीक है, ये टोटल शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए बाबू। यदि एक आप कमेंट करेंगे तो इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इन 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का निपटारा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पहला देखिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 2024 में आया है और 2023 में आया है। ठीक है ना, 2 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। ठीक है, सामान्य अर्थों में बाबू राष्ट्रवाद का अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। दूसरे अर्थों में विकास एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। एकता क्या करती है, वाहक बनती है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था कि राष्ट्रवाद क्या है। तो मैंने एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है और ज्यादा भारी भरकम शब्दों का उपयोग मैंने नहीं किया है ताकि आपको याद करने में दिक्कत हो। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रश्न था, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न को। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न बाबू। अगला प्रश्न क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये आउट हो गया प्रश्न। ये 2025 में क्या हो गया, आउट हो गया। ठीक है ना, 2025 का प्रश्न मैंने ला दिया है 100%। ठीक है, कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो इसका उत्तर लिखना है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या किया बाबू, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, फिर लिखना कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अविभाज्यत वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बांधकर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्ताव हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति पूर्व विक्षोभ भी जगा। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया। बहुत आसान भाषा में लिखा गया बाबू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे लिख कर याद कर लीजिएगा। बस आपको इन्हीं 15 प्रश्न तैयार करना हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 15 प्रश्न है। बस आपको इन्हीं 15 प्रश्न को तैयार करके एग्जाम में चले जाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है लौह एवं रक्त नीति क्या थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न पूछा गया था पिछले साल में कि लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। तो इसका उत्तर लिखना है कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था, बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। क्या करना था वो, इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का क्या करना था, एकीकरण करना था। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो ऑटोमान बिस्मार्क की थी। ठीक है, तो इस तरह ऑटोमान ने क्या किया, लौ एवं रक्त नीति का क्या किया था, पालन किया था। ठीक ना, तो आपको बताना था कि लौ एवं रक्त नीति क्या थी। तो इसका उत्तर आपको इतना लिख देना है।
ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि मैटरनिक कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मैटरनिक कौन था। यूरोपीय इतिहास में इसकी यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। यूरोपीय इतिहास में जो मैटरनिक है ये क्यों विख्यात है, इसका उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले आपको उत्तर देना है कि मैटरनिक कौन था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जो मैटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का था, एक चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति, यहाँ क्रांति हो, का क्रांति व संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। क्या था? समर्थक था। उसने उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मैटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। उसने क्या किया? वो जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मैटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। ठीक है, अपनी इसी व्यवस्था के कारण वो क्या है, यूरोपीय इतिहास में क्या है, विख्यात है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था कि मैटरनिक कौन था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो आपका उत्तर लिखना है कि 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में क्या हुआ, औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि क्या हो गई, तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में प्रसा की पहल पर जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्या होगा बाबू, एक कदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को मैं करा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गैरीबाल्डी कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गैरीबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, अथवा गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न जवाब देना है कि गैरीबाल्डी कौन था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। इटली के एकीकरण का जो द्वितीय चरण था वो गैरीबाल्डी का तलवार ने पूरा किया। ठीक है, वह युद्ध की नीति में विश्वास रखता था। क्या करता था बाबू, वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। उसने क्या किया बाबू, सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जिसे क्या कहते हैं, लाल कुर्ती कहते हैं। ठीक ना, इनकी सहायता से उसने सिसली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। इससे उसने क्या किया, सिसली पर अधिकार अपना बना लिया और क्या किया, एक गणतंत्र की स्थापना कर दिया। ठीक है, वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इनकी इसकी अनुमति नहीं दी। वह पोप पर भी क्या करना चाहता था, आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबुल ने क्या किया, इसकी अनुमति नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि गैरीबाल्डी कौन था और इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, इटली के और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बताना है। ठीक है, मतलब इटली के एकीकरण में और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक नहीं हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया।
जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कासावाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। ठीक है, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का बाधक था। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इतना लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि वाला प्रश्न क्या हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी रणनीति या नीति अपनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री या चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। ठीक है, सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप ने नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक ना, जर्मन राष्ट्र का हुआ उदय हुआ। ठीक है, तो इस तरह जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने नीति अपनाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इतना लिखना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के सभी प्रश्नों का इस तरह आप क्या करते स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भूक्षरण किसे कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा भूक्षरण। ठीक है, भूक्षरण किसे कहते हैं आपको बताना है कि भूक्षरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखना कि मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। ठीक है, क्या लिखना है कि मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों यथा गतिशील जल 147, हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। ठीक है, तो इस तरह आपको भूक्षरण किसे कहते हैं आपको बताना था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की क्या महत्व है। ठीक ना, आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। ठीक ना, इसने सबसे उत्तर कहना है कि इसने 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिए हैं। इसने क्या किया, वो 10 लाख लोगों से भी ज्यादा का कह दिया रोजगार दिया है। यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ठीक है, फिर तीसरा लिखना है कि इसने सेवा क्षेत्र के विकास में मदद की है। फिर अगला पॉइंट है कि इसने महिलाओं को रोजगार दिया है। ठीक है, तो इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है वो आपको इतना लिखना था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ। ठीक है, ध्यान से पढ़ेगा इस प्रश्न को कि भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी राज की प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी। भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण पश्चात शिक्षा के प्रचार, मध्य वर्ग के उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों, साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के राष्ट्रवाद की अवधारणा की उत्तेजना प्रदान की। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर होगा कि भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के
भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव? गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। ठीक है, ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफी बेहतर हो गई, जिससे क्या काफी बेहतर हो गई। ठीक है, विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को बल मिला। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था आपको कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभाव का वर्णन करना था। तो इतना आपको उत्तर लिखना है, लॉन्ग वाला प्रश्न है। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और बढ़ते इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? भारतीय ने इसका विरोध क्यों किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है बाबू कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव हैं। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना की। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत ने इस कमीशन का तीव्र विरोध किया था। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न यह था कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। आशा करते हैं कि आपको इसका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? जो मुस्लिम लीग था बाबू, ये भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। इस कारण सरकार ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधित्व आदि सुविधाएं दी थी। इन सुविधाओं के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा असर पड़ा। जिन्ना ने नेतृत्व होगा। ठीक है, यहाँ पर नेतृत्व होगा। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने 14 सूची मांग रखकर भारत के विभाजन में सहायता की। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था कि मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करा। तो आपको उत्तर बस इतना ही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न चंपारण आंदोलन कब हुआ था? इसके क्या कारण थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपका आखिरी 15 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, ये आपका आखिरी वाला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, इसके क्या कारण थे। ठीक है, इसका इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, जो चंपारण आंदोलन बाबू ये 1917 में बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। ठीक है, बिहार में नील्हे गोरे द्वारा 3 कठिया, क्या लिखा है? 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा कम हो जाती थी। उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति
दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। अंततः क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह चंपारण आंदोलन कब हुआ और इसके क्या कारण थे, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या था, ये प्रश्न था। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना प्रश्न कर लिया टोटल? मैंने आपको अभी 15 प्रश्न कराया बाबू, और ये 15 प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आपको कुछ नहीं करना, सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, लेकर कॉपी पे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।